हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले 12वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल आ चुका है और हिंदी साहित्य में जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसका हम वन शॉट क्लास देखेंगे। प्रतिदिन परीक्षा तक हम पाठ्यक्रम को क्रमानुसार पूरा करेंगे, दौरान करेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो हम लेकर के आएंगे और उसमें हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जिससे आपका पूरा दौरान हो जाए। कवि और लेखक परिचय हम देखेंगे, पाठ का सारांश या कविता का सारांश हम देखेंगे, एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर हम देखेंगे, 2 और 3 अंकों के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस कक्षा में अंतरा के पहले पाठ जो काव्य खंड का पद्य भाग का जो पहला पाठ है जयशंकर प्रसाद का, जिसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत लगा रखे हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से। इसी पाठ को हम वन शॉट क्लास में देखने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद पाठ 1 देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया है, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे कि प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था और सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अगर वो परिवार का भी पूछे तो आप कर सकते हैं, सुंगनी साहू परिवार में हुआ था और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। परिचय देखेंगे। आपका एक प्रश्न परिचय से संबंधित भी बनता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। उसमें ये आधारभूत कवि हैं। प्रसाद के साहित्य में राष्ट्र जागरण का स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति की झलक प्रसाद के साहित्य में मिलती है। कामायनी प्रसाद का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। कामायनी इनका सबसे फेमस महाकाव्य है जिसमें इन्होंने आनंदवाद की नई संकल्पना की है और समरसता का संदेश भी दिया है। ये संदेश इसमें निहित है। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं लेकिन उन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। काव्य संग्रह में देखिए झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें अच्छी तरह। कानन, कुसुम, प्रेम पथिक भी इनके काव्य संग्रह है। नाटक में अगर हम देखेंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री और अजातशत्रु। स्कंदगुप्त से भी आपको एक गीत दिया गया है और चंद्रगुप्त से भी एक गीत लगाया गया है, तो ये 2 तो वैसे याद रह जाएंगे। ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजातशत्रु, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह देखिए छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 इनके कहानी संग्रह है। और उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती, इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये जयशंकर प्रसाद का परिचय हो गया। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए सारांश में आ जाते हैं हम। देवसेना का जो गीत है उसका सारांश क्या है। आपको पाठ का सारांश आना चाहिए ताकि व्याख्या आए तो भी आप उसमें लिख सकें, बड़ा प्रश्न आए तो भी आप उसमें लिख सकें। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। तो क्या लिखेंगे सारांश। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया। तो पहला ही प्रश्न बन गया कि कौन से नाटक से लिया गया, स्कंदगुप्त। किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने। देवसेना इस नाटक की नायिका है। जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी नायिका देवसेना है। वह मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। आर्यावर्त पर हूणों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, हूणों का। और बंधुवर्मा सहित परिवार के अन्य लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। देवसेना ने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिया कि उसका भाई भी
देश को बचाते हुए, अपने राष्ट्र को बचाते हुए शहीद हो गया था, तो उसने भी राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, पर उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता था, यानी ये विजया से प्रेम करता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे, किंतु तब तक देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने लगती है, अर्थात वो मना कर देती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी जब वह तैयार नहीं होती है, तब स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। और अब जो प्रेम स्कंदगुप्त का मिलना थोड़ा बहुत उसकी संभावना थी, वो संभावना भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि देवसेना ने स्कंदगुप्त के उस प्रेम को ठुकरा दिया है। इसलिए देवसेना अपने मन को समझा रही है कि अब कल्पना मत कर, क्योंकि मैंने स्कंदगुप्त का प्रेम लौटा दिया है, अब उसके मिलने की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए पुकार मचाना व्यर्थ है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे विदा लेती हूँ। अर्थात जीवन में जो सुख, आशा और आकांक्षा थी, आकांक्षा यही थी कि स्कंदगुप्त का प्रेम मिल जाए, लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने वो इच्छा जो उसकी पूरी हो रही थी उसको उसने नकार दिया। इसलिए अब उसको कोई सुख मिलने वाला नहीं है, अपने मन को समझा रही है। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करती है, वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसके जीवन के अनुभव थे और स्कंदगुप्त से प्रेम करके उसने वेदना और पीड़ा को ही बढ़ाया है, उनको याद कर रही है। अपने जीवन की संध्या वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों का स्मरण करती है। वह अपने यौवन काल के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है। गीत शिल्प में रची गई यह रचना वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। ये देवसेना का जो गीत था, जिसमें देवसेना की विरह वेदना का वर्णन है, उसका सारांश था। उसके बाद दूसरा गीत और लगा रखा है, कार्नेलिया का गीत। इसका सारांश भी देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त। कवि कौन है? प्रसाद। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर ये गीत गा रही है। तो कार्नेलिया कौन है? ये सेल्यूकस की पुत्री है और सिंधु नदी के किनारे जो ग्रीक शिविर लगा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठ करके गीत गा रही है। इस गीत में कवि ने भारत की गौरव गाथा, सांस्कृतिक विशिष्टता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है? भारत की गौरव गाथा का, यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता का और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। कार्नेलिया ने मधुमेह देश हमारा, अर्थात मिठास से भरा हुआ देश, किस देश को कहा? भारत को। मधुमेह देश हमारा कहकर भारत के प्रति अपनत्व और आत्मीयता का भाव व्यक्त किया है। यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती है। उषा काल में सूर्य की ताम्रवर्णी किरणें बिखर कर भारतवर्ष की सारी प्रकृति को मधुमेह बना देती है, मिठास युक्त बना देती है, रसीला बना देती है। वृक्षों की टहनियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे नाच रही हो और धरती पर सर्वत्र मंगलमय कुमकुम बिखर गया है। जो सूर्य का पीला प्रकाश है वो जब धरती पर आता है, हरी घास पर और पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे मांगलिक कुमकुम चारों तरफ बिखेर दिया गया हो। सारी प्रकृति मानो चेतन हो गई हो। पूर्व में सूर्य उदय होकर सबके जीवन में सुख घोल देता है और तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं। सूर्य पहले अपनी लालिमा और फिर अपने प्रकाश की सुनहरी आभा से सारे प्राकृतिक वातावरण को आलोकित कर देता है। छोटे छोटे पक्षी अपने पंख फैलाए हुए जिस दिशा की ओर उड़कर घोंसलों की ओर लौटते हैं, वह देश भारत ही है। अर्थात भारत शरणागत देश है, अनजान को आश्रय देने वाला देश है। भारतवर्ष के लोग दया, करुणा, सहानुभूति के भावों से उत्प्रोत हैं। ये दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं, अर्थात इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और
आंखों से अश्रु बरसाने लगते हैं। भारत देश सभी की शरण स्थली है, यहाँ सभी को आश्रय मिल जाता है, यहाँ आकर उन्हें शांति एवं संतोष का अनुभव होता है। ये जो कार्नेलिया का गीत लिया गया स्कंदगुप्त नाटक से, उसका ये सारांश है और व्याख्या में भी ये आपको मदद करेगा। इसके बाद हम MCQ वन लाइनर में आ जाते हैं। यहाँ से आपके MCQ भी बनेगा, वन लाइनर भी बन सकता है, तो ध्यान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने शामिल किए हैं और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। भारत देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता के रूप में पहचान किस कविता में दी गई है? तो कार्नेलिया का गीत कविता में दी गई है, जो प्रसाद ने लिखा है, और ये स्कंदगुप्त नाटक का चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। सुधार कर लें इसको, चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। दूसरा देखिए, देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। तीसरा प्रश्न, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति में किसकी वेदना व निराशा का वर्णन किया गया है? तो देवसेना की वेदना और उसकी निराशा का वर्णन किया गया है, क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त का प्रेम पाना चाहती थी, लेकिन इस प्रेम को वो पा न सकी, इसलिए उसकी वेदना और निराशा का वर्णन है। देवसेना कौन थी? मालवा के राजा बंधुवर्मा की ये बहन थी देवसेना। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत किस कवि द्वारा रचित है? ये छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा रचित है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत कौन गा रहा है? तो अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत कार्नेलिया गा रही है। और मधुमेह देश किसे कहा गया है? आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मधुमेह देश कहा गया है भारत को। मधुमेह देश किसको कहा गया है? भारत को कहा गया है। कार्नेलिया गीत गाते समय कहाँ बैठी हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे जो ग्रीक शिविर लगा हुआ था, उसी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रातःकालीन सौंदर्य को देख रही है। समय आपका प्रातःकालीन है। प्रातःकालीन जो उदय होता हुआ सूर्य है, उसकी लालिमा को देख करके भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कार्नेलिया कर रही है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय जागरण का स्वर उनके काव्य में, साहित्य में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस कवि ने अपने नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम किया? ऐसे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति और उसके गौरव को वर्णित किया है और राष्ट्रीय जागरण का काम किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1889 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था, सुंगनी साहू परिवार में। कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था? हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था, और जो देवसेना का भाई है, वो देवसेना का भाई बंधुवर्मा, उसकी इसमें मृत्यु हो गई थी हूणों से संघर्ष करते हुए। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस। उस सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया, जो गीत गा रही है अरुण ये मधुमेह देश हमारा। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? ये छायावादी काव्य धारा के कवि हैं, छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि हैं। प्रसाद ने कौन कौन से नाटक लिखे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ और अजातशत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाटक, आप इनको परिचय में भी लिखेंगे। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ये स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। आह वेदना मिली विदाई, वेदना का ये भाव किसके उद्वेलित मन में उत्पन्न हुआ? देवसेना के मन में ये उद्वेलित हुआ। वो अपने मन को, अपने हृदय को समझा रही है और उसको समझाती हुई ये गीत गा रही है।
देवसेना का गीत कविता की भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी इसकी भाषा है। देवसेना के मन का कौन सा भाव गीत में प्रकट हुआ है? व्यथा, वेदना और पीड़ा का भाव इस गीत में प्रकट हुआ है। अर्धरात्रि को गाया जाने वाला गीत या राग क्या कहलाता है? विहाग। विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में किसकी अभिव्यक्ति मिली है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का यहाँ वर्णन है। तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य प्रातःकालीन जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन है, और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का वर्णन है। यहाँ के लोग जो दयालु हैं और जो संवेदनशील हैं उसका वर्णन किया है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में भारत की किन सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो अनजान को सहारा देने वाला, अतिथि देवो भव की भावना, परोपकार की भावना और करुणा की भावना भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जिनका वर्णन किया है। देवसेना का गीत में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है इसमें। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का क्या अर्थ है? भीख में मिली रोटियां इसका अर्थ है। मलय समीर की क्या क्या विशेषताएं होती है? मलयाचल से जो हवा चलती है उसको मलय समीर कहते हैं। इसकी 3 विशेषताएं हैं। ये शीतल होती है, मंद मंद चलती है और सुगंधित होती है क्योंकि चंदन की खुशबू इसमें मिली होती है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति में क्षितिज शब्द का क्या अर्थ है? वह बिंदु जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति में अनजान क्षितिज से कवि ने क्या अर्थ व्यंजित किया है? अर्थात भारत देश जिन लोगों को कहीं पर भी आश्रय नहीं मिलता उनको सहारा देता है, जिन अनजान लोगों को कहीं पर भी सहारा नहीं मिलता उनको भारत में सहारा मिल जाता है। अर्थात भारत आश्रयदाता देश है। गीत में आए शब्द उड़ते खग के द्वारा कवि ने क्या अर्थ व्यंजित किया है? भारत अनजान को आश्रय देने वाला देश है, ये अर्थ व्यंजित किया है कि जो आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनको भी सहारा कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। इसका मतलब भारत अनजान को आश्रय देने वाला देश है। लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा आ खाती। यहाँ थाती का क्या अर्थ है? थाती का मतलब धरोहर। जो स्कंदगुप्त से देवसेना ने प्रेम किया था उस प्रेम रूपी थाती को लौटाने की बात कर रही है। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती। ये इनका तीसरा और अपूर्ण उपन्यास है। प्रसाद जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी के काव्य संग्रह कौन से हैं? झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये 4 आप याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है ये। कार्नेलिया का गीत में भारत की क्या विशिष्टता बताई गई है? भारत आश्रयदाता देश है, भारत के लोग करुणा भाव रखते हैं और भारत के लोग संवेदनशील हैं, ये विशिष्टता बताई है। इस प्रकार 33 वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? बावली का मतलब होता है पागल। तो देवसेना का गीत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि अत्यधिक आशा मनुष्य को बावला अर्थात पागल कर देती है। जीवन में जिसे पाने की संभावना नहीं हो फिर भी उसको पाने की आशा बनी रहे तो उसे पागल ही कहेंगे, क्योंकि हमारा मन हृदय तो ऐसी आशा कर लेता है जिसकी संभावना नहीं होती है। देवसेना को भी स्कंदगुप्त से विवाह की आशा थी, लेकिन स्वयं उसके मना करने से अब स्कंदगुप्त के मिलने की कोई संभावना नहीं रह गई है। फिर भी देवसेना का मन स्कंदगुप्त की आस लगाए बैठा है। आशा असंभव चीज की भी बनी रहती है, इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है।
देवसेना का गीत या प्रसाद जी ने देवसेना की वेदना का जो चित्रण किया है उसको लिखिए। या देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे। वुणों से संघर्ष करते हुए देवसेना के भाई बंधु वर्मा और उसके परिवार के लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। देवसेना को भाई की मृत्यु का दुख सहन करना पड़ा। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की प्रबल आकांक्षा रखती थी, किंतु उसकी आशा पूर्ण न हो सकी। प्रेमी स्कंदगुप्त की उपेक्षा का दुख उसे जीवन भर सहन करना पड़ा। जीवन की संध्या में स्कंदगुप्त ने देवसेना के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, किंतु देवसेना ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस त्याग का दुख भी उसे सहन करना पड़ा, क्योंकि अब स्कंदगुप्त का प्रेम जो मिलने की थोड़ी बहुत संभावना थी अब बिल्कुल नहीं है। उसने जीवन भर संघर्ष किया पर पाया कुछ भी नहीं। इसलिए देवसेना का सारा जीवन दुख में ही बीता। कवि ने देवसेना की वेदना का सजीव चित्रण किया। देवसेना अपनी किस थाती को लौटा देना चाहती और क्यों। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त विजया को चाहता था। थाती धरोहर को कहते हैं। यहाँ थाती का अर्थ है देवसेना के मन में स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम था उसी के लिए थाती शब्द आया है। धरोहर की रक्षा आसान काम नहीं होता है, अपनी जान पर खेलकर धरोहर की रक्षा करनी पड़ती है। देवसेना को उसका असफल प्रेम दुख ही देता था, उसको बनाए रखना अब कठिन हो गया था। अतः वह उस प्रेम रूपी थाती को लौटाना चाहती थी। इस प्रेम के कारण देवसेना की दशा करुणाजनक हो गई थी, बहुत पीड़ादायक उसकी स्थिति हो गई थी। कवि ने उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल के माध्यम से क्या विशेष अर्थ व्यंजित किया है। उड़ते खग से कवि व्यक्त करते हैं कि भारत देश में सभी को आश्रय मिलता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। भारत एक शरणागत वत्सल देश है, यहाँ पक्षियों के साथ साथ विदेशियों को भी आश्रय मिलता है। और बरसाती आंखों के बादल से बूंदे टपकती है, आंखों से आंसू टपकते हैं। और आंसू कब आते हैं, जब आप दयावान होते हैं, करुणाशील होते हैं। तो कवि का अभिप्राय है कि भारतवासी अनजान लोगों के दुख को भी अपना दुख समझकर दुखी होते हैं। यहाँ के लोग करुणावान हैं, दूसरों के दुख को देखकर इनकी आंखों में करुणा के आंसू आ जाते हैं। यहाँ के निवासी भावुक और मानवीय गुणों से युक्त हैं। कार्नेलिया का गीत में प्रातःकालीन सुषमा का सरस चित्रण हुआ है, इसको आप समझाइए। तो प्रातःकालीन जो सूर्योदय का जो समय था उसका वर्णन कार्नेलिया ने किया है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में है। उषा काल में सूर्य की ताम्रवर्णी किरणें बिखर कर भारतवर्ष की सारी प्रकृति को मधुमय बना देती है। अर्थात मधुमय देश कौन सा, भारत। मधुमय देश कौन सा है, भारत है। और यहाँ की प्रकृति भी सूर्य के उस प्रकाश के कारण, लालिमा के कारण मधुमय बन बैठी है। आँखों को बहुत अच्छी लगती है वो। वृक्षों की टहनियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता मानो वे नाच रही हों और धरती पर सर्वत्र मंगलमय कुमकुम बिखर गया हो। सारी प्रकृति मानो चेतन हो गई हो। पूर्व में सूर्य उदय होकर सबके जीवन में सुख घोल देता है और तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं, ऐसा चित्रण हुआ है। कार्नेलिया का गीत का मूल प्रतिपाद्य क्या है। कार्नेलिया का गीत का मूल प्रतिपाद्य भारतवर्ष की महान परंपराओं, यहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है। कार्नेलिया का गीत कौन सा, वो का वही अरुण यह मधुमय देश हमारा, मधुमय देश हमारा, ये गीत गाया था कार्नेलिया ने। कार्नेलिया ने मधुमय देश हमारा कहकर भारत के प्रति अपनत्व और आत्मीयता का भाव व्यक्त किया है। वह यहाँ की संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित है। यहाँ दूर दूर के देशों के लोग आते हैं और सत्कार पाते हैं। भारत देश में सभी को आश्रय मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ के लोग करुणावान हैं, दूसरों के दुख को देखकर इनकी आंखों में करुणा के आंसू आ जाते हैं। यहाँ के निवासी भावुक और मानवीय गुणों से युक्त हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सारा पंक्ति से भारत की किस विशेषता का पता चलता है। इस पंक्ति से भारतीय संस्कृति की एक तो शरणागत वत्सलता, उदारता और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, करुणा भाव का पता चलता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है जो
काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है। तो ये काव्य सौंदर्य, पूरी किताब के काव्य सौंदर्य वाले जो प्रश्न बनेंगे उसको हम अलग से देख लेंगे। एक क्लास केवल काव्य सौंदर्य की लगा देंगे। तो ये आपकी वन शॉट क्लास जयशंकर प्रसाद की थी। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए वन शॉट क्लास का टाइम टेबल यहाँ पर मैंने जारी किया है। बोर्ड परीक्षा 2025 में हम पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करें वन शॉट क्लास में। तो प्रतिदिन आपके 8 बजे शाम को YouTube चैनल साहित्य संगम पर ये क्लास अपलोड होगी और डेट वाइज मैंने यहाँ पर इसका शेड्यूल दिया है। 21 जनवरी से लगातार डेट है और अंतरा कविता खंड के पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पाठ 29 जनवरी तक हो जाएंगे। फिर 30 जनवरी से अंतरा गद्य पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 6 फरवरी तक हो जाएंगे। फिर 7 फरवरी को व्याख्या कविता खंड की, 8 फरवरी को व्याख्या गद्य खंड की, 9 फरवरी को काव्य सौंदर्य, 10, 11, 12 को अंतराल पाठ 1, 2, 3 और 13, 14, 15 को अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ संख्या 6, 7, 8 चौथा और 5वां काव्य गुण दोष 16 फरवरी को, 17 को छंद, 18 को अलंकार, 19 को निबंध और 20 तारीख को अपठित काव्यांश, 21 को अपठित गद्यांश, 22 से लगा के 25 फरवरी तक 4 मॉडल पेपर। फिर 26 को बोर्ड कॉपी कैसी होती है उसमें उत्तर कैसे लिखे 27 फरवरी को, और चेक कैसे होती है 28 फरवरी को। ये वन शॉट क्लास का टाइम टेबल है। इसी अनुसार प्रतिदिन 8 बजे 8 PM पर आपको ये क्लास मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। आप रिवीजन करना चाहें तो ज़रूर ये क्लास डेली ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके।